Good morning everyone. वेलकम टू BCS फिजिक्स क्लासेस। आज अपन BSc सेकेंड सेमेस्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक की बात कर रहे थे। उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके थे। उसमें अपन ने देख लिया था फील्ड से रिलेटेड, फील्ड क्या होता है, फील्ड से रिलेटेड जो भी स्टडी थी वो कर ली थी। उसके बाद में देखा था पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। आज अपन जो देखने वाले हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर जो डेल ऑपरेटर आया था, डेल ऑपरेटर से एक टर्म डिफाइन हुई थी ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट क्या होता है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अदिश क्षेत्र की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है ये। तो फर्स्ट अपन ने कंसेप्ट ऑफ फील्ड देखा था फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में अपन ने पार्शियल डेरिवेटिव देखा था, और आज अपन जो देखने वाले हैं वो है अदिश क्षेत्र की प्रवणता या अदिश क्षेत्र की प्रवणता, या मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। देखो आपके सामने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की बात करें तो प्रॉपर आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें ये होगा कि देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, तो मुझे पता है कि सबसे पहले तो अदिश क्षेत्र क्या होता है। तो अदिश क्षेत्र वो होता है कि माना कि मैंने कोई दो सरफेस मान ली, एक सरफेस S1 है और एक सरफेस क्या है S2 है। तो मैंने इसको नाम दे दिया S1 और इसको नाम दे दिया क्या S2। तो डायग्राम में दो सरफेस है, एक तो S1 है और एक क्या मेरे पास S2 है। अब मैं कहता हूँ कि दोनों सरफेस पर जो फाई का मान होता है वो समान होता है, वो क्या कहलाता है, स्केलर फील्ड कहलाता है, स्केलर क्षेत्र कहलाता है। तो अपन ने देखा था कि जब दो सरफेस S1 S2 होते हैं तो S1 पर फाई का मान एक जैसा होता है, S2 पर फाई का मान क्या होता है, एक जैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने दो एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग S1 और S2 क्या मान लिए, दो सरफेस मान लिए। तो ये तो एक तरीके से x हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y। तो यहाँ पे S1 S2 क्या है, दो सरफेस है। तो देखो इसको डिराइव करना है। तो अपन ने देखा कि माना कि एक, सबसे पहले तो ये देख लो कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता होती क्या। तो ये जो अपन ने टर्म पढ़ी थी डेल फाई, क्या पढ़ा था, डेल फाई। तो यहाँ पे ये डेल वेक्टर था, ये स्केलर था, और जो इसका रिजल्ट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, वेक्टर मिल रहा था। तो ये मैंने बोला था कि फाई का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में जो भी चेंज आता है वो क्या आता है, अपने पास ग्रेडियंट आता है। तो ये अपने पास ग्रेडियंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। तो माना कि एक अदिश क्षेत्र में दो सतह S1 और S2 है। तो इसमें भी जो सरफेस है, इस S1 को ऐसे लिखना आप भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी, S1 और S2। तो मैंने मान लिया कि सपोज इन स्केलर फील्ड टू सरफेस S1 एंड S2 एंड स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने मान लिया कि कोई भी अदिश क्षेत्र में दो सतह है S1 और S2, और इनकी जो अदिश राशियाँ हैं वो अदिश राशियाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, एक की फाई और एक की फाई प्लस डी फाई। यानी इसको तो मैं लिख सकता हूँ फाई और इसको मैं लिख सकता हूँ फाई प्लस का डी फाई कर सकता हूँ। यानी फर्स्ट सरफेस पर जो पोटेंशियल विभव का मान है या कोई अदिश क्षेत्र का मान है वो फाई है, यानी इस पूरे सरफेस पर क्या रहेगा, फाई ही रहेगा। S2 के सरफेस पर क्या रहेगा, फाई से डी फाई। यानी S1 से S2 हुआ है तो फंक्शन भी क्या हो गया इसका, फाई से डी फाई हो गया। तो जो यहाँ पे अदिश राशियाँ है वो फाई है और एक दूसरी कौन सी है, फाई प्लस का डी फाई है। तो S1 के लिए फाई हो जाएगी और S2 के लिए फाई प्लस डी फाई। अब मैंने लिखा है कि S1 पर किसी भी बिंदु P का स्थिति सदिश। अब यहाँ पे देखो आपके पास P, Q और R नहीं दिख रहा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से, इस सेंटर पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है वो तो है अपने पास P, इसको मैंने दे दिया Q और इसको मैंने दे दिया कोई R। अब देखो यहाँ पे ये जो PQR है, तो यहाँ पे अपन को कुछ ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि P, Q और R, ये एक ट्राइंगल बनाना है। अब यहाँ पे देखो अपने पास, यदि मैं Q से इस पर क्या डालूँ, परपेंडिकुलर डालूँ, क्या डालूँ, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो अपने पास एक ट्राइंगल बन जाएगा PQR। तो यहाँ पे अपन ने माना है कि S1 पर किसी बिंदु P का स्थिति सदिश। तो S1 के अंदर ये बिंदु P है और इसका स्थिति सदिश मानना है, वो मानना है अपन को R वेक्टर। तो इसको मैंने क्या मान लिया कि जो OP है, क्या है अपने पास, ये इसका O पॉइंट है। तो जो OP वेक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अपने पास R वेक्टर होगा। क्लियर। ऐसे अपने पास अपन ने लिखा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट Q ऑन S2, यानी S2 पर किसी भी बिंदु Q का स्थिति सदिश मानना है। तो वो क्या हो जाएगा, O से Q, और O से Q ये अपन ने मान रखा है कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, R प्लस का dr। क्या हो जाएगा अपने पास, R प्लस का dr। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर प्लस का क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर। तो जैसे अपन ने सरफेस में पोटेंशियल माना था या फाई माना था, तो यहाँ पर मैं इसका स्थिति सदिश में क्या मान लेता हूँ, S1 के लिए P बिंदु का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर R है, और Q पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो R प्लस का डी आर है।
तो P के संदर्भ में Q का विस्थापन, अब मुझे पता है कि ये R है और ये R प्लस डी आर है, तो जो ये P से Q पिंक वाली जो लाइन दिख रही है, पिंक वाला जो एरो दिख रहा है, वो कितना होगा। तो इसमें क्या करूँगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं निकाल सकता हूँ। ये R डायरेक्शन के साथ है, ये डायरेक्शन के साथ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको मान लो कि ये क्या हो जाएगा, यदि मैं वेक्टर ट्राइंगल लो लगाता हूँ, R प्लस का, इसको मैंने मान लिया P से Q का x वेक्टर, और ये डायरेक्शन के ऑपोजिट है, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू R वेक्टर प्लस का क्या हो जाएगा, dr। तो देखो ये R उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, S वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर प्लस का dr माइनस का क्या हो जाएगा, R वेक्टर। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, यानी x इज इक्वल टू कितना रहेगा, dr, यानी जो P से Q का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा अपने पास, dr हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास, dr। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो P से Q का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, P से Q का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा कितना, dr। तो ये जो पिंक वाला जो लाइन दिख रही है वो कितना है आपका, dr है। और ये जो PR है इसको मैंने माना है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से dn, क्या हो जाएगा, dn। तो P से R है वो कितना होना चाहिए, dn। तो देखो डायग्राम में सबसे पहले दो सरफेस S1 और S2, दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का R और Q पॉइंट का O से P का R प्लस dr। P से Q का यदि कोई पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होता तो वो अपन ने कितना माना, dr। और इसमें जो P से R के परपेंडिकुलर, यानी ये देखो क्या जा रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, ये अपन को क्या मानना है, dn वेक्टर, यानी PR डिस्टेंस तो dn वेक्टर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या बताएगा, एकांक सदिश को बताएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर क्वांटिटी इन डायरेक्शन PQ, दिशा PQ में अदिश राशि में परिवर्तन। तो देखो अदिश राशि कौन सी थी अपने पास, फाई थी। किसके रेस्पेक्ट में चेंज देखना है, PQ के रेस्पेक्ट में देखना है। तो P से Q कौन सा है, P से Q ये वाला है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, d फाई अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, किसके रेस्पेक्ट में चेंज देखना है, PQ में। PQ कितना है, dr, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि डेल फाई अपॉन में डेल आर, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल आर। ये वाली टर्म लिख सकता हूँ, आप चाहो तो डेल वाली टर्म भी लिख सकते हो, ये वाली भी टर्म लिख सकते हो, डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल आर। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि दिशा PQ में अदिश राशि में यानी फाई में जो परिवर्तन होगा वो इतना होगा। फिर अपने पास है कि PR दिशा में अदिश राशि में परिवर्तन कितना होगा। तो देखो PR दिशा में जो अदिश राशि में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल n। कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन में डेल n। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल n। तो मैं लिख सकता हूँ कि दिशा PR में अदिश राशि में जो भी परिवर्तन होगा वो कितना होगा, डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल n। क्लियर। अब मुझे पता है कि यहाँ पे दिशा PQ में अदिश राशियों के परिवर्तन की दर, दिशा PR में तो अपन ने लिख दिया डेल फाई अपॉन में डेल n। अब मैं लिख सकता हूँ कि दिशा PQ में अदिश राशि में परिवर्तन। तो देखो ये क्या होगा अपने पास, यदि मैं दिशा PQ की बात करता हूँ तो PQ ये वाला है, उसमें अदिश राशियों में परिवर्तन की दर, ये अपने पास लाइन डबल बार रिपीट हो गई है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर देना, क्योंकि अपन यही लाइन लिख चुके, वापस ये का यही आएगा, तो यही वापस लाइन बनेगी तो क्या बनेगी, यही बनेगी, डेल फाई अपॉन में क्या बनेगा, डेल आर बनेगा। क्लियर। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस देखना है। तो चेंज कैसे देखोगे, देखो इसमें ये देखना है, ये अपन को देखना है कि जो भी अपने पास ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है अपने पास, जो भी ट्राइंगल बन रहा है, तो उस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ट्राइंगल क्या था अपने पास, ट्राइंगल का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ट्राइंगल क्या था। तो देखो यहाँ पे अपने पास एक ट्राइंगल बन रहा है PQR, क्या बन रहा है, ट्राइंगल PQR। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है अपना PQ और R। इस ट्राइंगल में यदि मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण, यानी क्या हो जाएगा अपने पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बताओ बेस कौन सा है, यदि मैं कहता हूँ कि PQR में ये परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, क्या होगा अपने पास, हाइपोटेनियस होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका बेस क्या बन जाएगा, PR अपॉन में क्या हो जाएगा, PQ, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, PQ। यानी मैं लिख सकता हूँ कि PR कितना है, DN,
या डेल एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन में पी क्यू हो जाएगा, डेल एन अपॉन में डेल आर। क्लियर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, डेल आर, और साथ में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, डेल एन इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल आर कॉस थीटा। अब जहाँ भी अपने पास डेल एन आया है, क्या आया है, फाई का पी आर डायरेक्शन में यदि मैं चेंज देखता हूँ तो जहाँ पर अपने पास डेल एन आया है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो इसको मैं नंबर दे देता हूँ कौन सा, ये वाली जो टर्म है इसको मैं नंबर दे देता हूँ कौन सा, यदि मुझे डेल एन की वैल्यू रखता हूँ, किसकी वैल्यू रखता हूँ, डेल आर की भी रख सकते हो वैल्यू, यदि मैं डेल आर की वैल्यू रखता हूँ तो देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ फर्स्ट और इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। यदि मैं देखता हूँ कि डायरेक्शन पी क्यू में अदिश राशियों के परिवर्तन की दर कितनी थी, डेल फाई अपॉन में डेल आर, फाई का आर के रेस्पेक्ट में चेंज देखा था। अब यदि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मैं यदि डेल आर की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, डेल एन अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन में कॉस थीटा। तो इक्वेशन फर्स्ट थी, क्या मैं डेल आर की जगह ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, यानी ये क्या हो जाएगा, डेल फाई या डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल आर, और साथ में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखा, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म होगी ये, इसको अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या अपने पास डेल फाई अपॉन में डेल आर है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो डेल फाई है उसकी जगह डेल आर की जगह क्या आ जाएगा, डेल एन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और ये किसके इक्वल है, ये है पी क्यू दिशा में चेंज इन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू दिशा में अदिश राशि के परिवर्तन की दर। तो पी क्यू डायरेक्शन में जो भी चेंज आएगा वो क्या होगा अपने पास, अदिश राशि में परिवर्तन की दर होगी या स्केलर क्वांटिटी में चेंजेस बताएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक तरीके से डेल फाई अपॉन में डेल आर, यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल फाई अपॉन में डेल आर था वो अब क्या बन गया, डेल फाई अपॉन में डेल एन कॉस थीटा बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है वो होता है मैक्सिमम चेंज। क्या होता है अपने पास, मैक्सिमम चेंज। और मैक्सिमम जब भी चेंज की बात करते हैं तो मैक्सिमम चेंज में इसकी वैल्यू कितनी आती है, कॉस थीटा की 1 आती है। यदि मैं कॉस थीटा की वैल्यू 1 कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन में हो जाएगा क्या, डेल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल आर। यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल फाई अपॉन में डेल आर का जो मैक्सिमम चेंज आएगा वो कितना आएगा, डेल फाई अपॉन में डेल एन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डेल फाई अपॉन में डेल एन। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो डेल फाई अपॉन में डेल आर कितना आ जाएगा, मैक्सिमम होके 1 आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो अपन ने बात की। तो यदि मुझे पता है कि जो जैसे ये आया इसको मैं डेल फाई की टर्म में भी लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है कि डेल फाई क्या होता है, अपने पास इसके वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि डेल फाई अपॉन में डेल एन, क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल फाई अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, डेल एन लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको ऐसे अगर डी में कन्वर्ट करूँ, डेल में कन्वर्ट करूँ तो भी करके लिख सकता हूँ कि ये क्या बताएगा, जो फाइनल रिजल्ट बताएगा डी फाई अपॉन में क्या बताएगा अपने पास, डी एन बताएगा। क्या बताएगा अपने पास, डी फाई अपॉन में डी एन, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, एन कैप। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ किसके इक्वल है ये, डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, डी आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चेंज। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चेंज। यानी मुझे फंक्शन का 2 डायरेक्शन में चेंज मिल रहा था। यदि मैं फंक्शन का डी आर या आर जो विस्थापन हुआ है उसके रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमम चेंज देखूँ तो वो मैक्सिमम चेंज कितना आया अपना, डेल फाई आया, डी फाई अपॉन में डी एन और एन कैप आया। तो यही इसका क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। ये इसका क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखी है कि अदिश क्षेत्र अदिश फलन के परिवर्तन की अधिकतम दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में जाना जाता है। द स्केलर फील्ड, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन इज नॉन एज द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। तो मैं लिख सकता हूँ कि स्केलर फील्ड, द मैक्सिमम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन इज नॉन एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। यानी अदिश फलन कौन सा था, फाई था। किसके रेस्पेक्ट में चेंज देखा, अधिकतम दर। अधिकतम देखो अदिश फलन के परिवर्तन की अधिकतम दर को, अधिकतम दर के यानी फाई का आर के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज कितना आ रहा है, डी फाई डी एन और एन कैप आ रहा है। मुझे पता है कि जो डेल फाई मिलता है उसका रिजल्ट क्या मिलता है,
वेक्टर मिलता है तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये एक सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जो सरफेस की दिशा होगी, यदि इक्वी स्केलर सरफेस लिया है यानी एक समविभव पृष्ठ लिया है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सतह के लंबवत। जैसे अपन ने जो एन कैप लिया है वो एन कैप क्या शो कर रहा है, सतह के लंबवत शो कर रहा है। तो ये तो अपन ने क्या पढ़ा एक तरीके से कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है। तो अपन को ध्यान में रखना है कि कभी किसी भी फंक्शन का किसी के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज होता है वो क्या कहलाता है अपने पास, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, या क्या कहलाता है अपने पास, ग्रेडियंट कहलाता है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाता है, वो मुझे प्रूफ करना है, यानी एक मैथमेटिकल डेरिवेटिव होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे अपन को जो ये डेरिवेशन और इसकी जो फिजिकल मीनिंग है वो एग्जाम में कई बार आपके आता रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि प्लीज एक्सप्लेन द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एंड डिराइव द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमें पूछा जा सकता है कि अदिश क्षेत्र क्या होता है वो समझाइए और उसको कार्तीय निर्देशांक में किस रूप से परिवर्तित किया जा सकता है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो यहाँ पे कार्तीय निर्देशांक के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये कैसे होगा, तो इसकी अपन को बात करनी है। तो अपन देखते हैं कि देखो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखना है। तो सबसे पहले तो अपन ने देखा है कि जो ग्रेडियंट की डेफिनेशन आई है वो डेफिनेशन क्या आई है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको यदि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखूँ तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है, तो मुझे पता है कि वो क्या होता है अपने पास, ग्रेडियंट फाई। क्या होता है अपने पास, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली जो वैल्यू है किसके इक्वल होती है, डेल फाई। क्या हो जाएगा, डेल फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाई अपॉन में डी आर, डी फाई अपॉन में डी आर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन में डी आर, और इसका मैक्सिमम चेंज और इसकी यदि डायरेक्शन लिखे तो क्या आ जाएगी अपने पास, एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाई अपॉन में डी एन। क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन में डी एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, एन कैप। यानी एक तरीके से ये क्या है अपने पास, ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन है जो भी अपन ने प्रूव करके निकाली कि ये होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट फील्ड की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं किसकी, तो अपन ने लिखा है कि ये तो क्या मान लिया है अपन ने, ग्रेडियंट की डेफिनेशन मान ली। अब अपन को देखना है कि ग्रेडियंट की डेफिनेशन के बाद कार्तीय निर्देश तंत्र में जो स्थिति सदिश होता है, तो यहाँ पे जो एन कैप है इसमें जहाँ जहाँ अपन ने एन कैप लिया है वो क्या बताएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर को बताएगा। किसको बताएगा, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश को बताएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि इसका कार्तीय निर्देश तंत्र में यदि कोई स्थिति सदिश लेते हैं वो क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास वाई जे कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास जेड के कैप। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट वाली टर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस का क्या हो जाएगा, डी वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, डी जेड के कैप। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, डी एक्स आई कैप, डी वाई जेड कैप और डी जेड के कैप। अब ये जो टर्म है अपने पास ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू ये वाली टर्म, तो मुझे पता है कि जो ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू अपन ने ये टर्म किसके इक्वल होती है, तो ये मैंने देखा कि डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन कैप। क्या मैं दोनों साइड से डॉट प्रोडक्ट के साथ डी आर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये मैंने क्या कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो टर्म है एन कैप डॉट डी आर, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर, और मुझे पता है कि ये एन कैप डॉट डी आर वेक्टर होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, तो मुझे पता है कि एन का तो मोड हो जाता है, तो एन का मोड क्या हो जाएगा, ये डी आर क्या हो जाएगा अपने पास, ये डी आर, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो मुझे पता है कि एन कैप और डी आर के बीच में जो एंगल बन रहा था डायग्राम में वो भी कितना था अपना, कोई थीटा एंगल था। कितना था, थीटा एंगल। तो देखो थीटा एंगल कौन सा है वो मैं बता देता हूँ डायग्राम में। ये अपने पास देखो डी आर और एन कैप है, कौन सा, ये डी आर है और ये एन कैप है, तो इसके बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल कितना है अपना, थीटा है। यहाँ से अपन ने कॉस थीटा निकाला, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी,
तो देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी एन कैप डॉट डी आर और साथ में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अपने पास, ये वाला मिल जाएगा एन कैप, यानी ये रिजल्ट मिलेगा मुझे, ये रिजल्ट मिलेगा मुझे एन कैप डॉट डी आर, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू ये वाली टर्म हो जाएगी डी आर कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो एन कैप होता है उसका मोड क्या होता है 1 होता है, एकांक सदिश का मोड क्या होता है 1। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाई, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डी आर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली जो टर्म हो जाएगी डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डी एन, और जो एन कैप था वो क्या बन जाएगा अपने पास डी आर कॉस थीटा, क्या बन जाएगा डी आर कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर मान लो इसको 2, क्या मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो डी फाई अपॉन में डी आर, अब यहाँ से जो भी मैंने ट्राइंगल लिया था उस ट्राइंगल से वैल्यू निकाली थी कि डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास डी एन आता है। अभी अपन ने कॉस थीटा ऊपर ट्राइंगल से निकाला, या इसको मैंने ऐसे लिखा था डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास डेल एन आता है। तो देखो यहाँ पे डी आर कॉस थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी एन लिख सकता हूँ, यानी ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास ग्रेडियंट फाई, साथ में हो जाएगा अपने पास डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी फाई अपॉन में डी एन, और यहाँ भी क्या बन जाएगा डी एन, डी एन से डी एन यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेडियंट फाई, साथ में हो जाएगा अपने पास डी आर वेक्टर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास डी फाई। तो इक्वेशन नंबर 3 आएगी वो हो जाएगी अपने पास ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्रेडियंट फाई डी आर तो था, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी किसकी डी फाई की। तो डी फाई के लिए मुझे कोई फंक्शन एज्यूम करना होगा, तो ये फंक्शन अपन एज्यूम करते तो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, देखो यहाँ पे यदि मैं कोई फंक्शन एज्यूम करता हूँ तो मैंने लिख दिया कि मुझे कोई फंक्शन मानना है, और कौन सा फंक्शन मानना है, तो माना कि एक फंक्शन है वो क्या है एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है। माना कि कोई फंक्शन है वो, माना कि एक फलन है जो एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्या लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एक्स वाई और जेड लिख सकता हूँ। इसको यदि मैं कंप्लीट संपूर्ण आंशिक अवकलन करूँ या पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन में क्या आ जाएगा डेल एक्स, साथ में हो जाएगा डी एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास डेल फाई अपॉन में डेल वाई, साथ में क्या हो जाएगा डी वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास डेल फाई अपॉन में डेल जेड, और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। क्लियर, डी फाई की जगह मैं ये सारी वैल्यू रख सकता हूँ इक्वेशन 3 में। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या ग्रेडियंट फाई, ये हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाई डॉट का क्या हो जाएगा डी आर, तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास डी फाई, तो डी फाई क्या हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, साथ में हो जाएगा डी एक्स, प्लस का हो जाएगा डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डेल वाई, और साथ में क्या हो जाएगा डी वाई, प्लस का हो जाएगा डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डेल जेड, और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। अब देखो क्या मैं इस टर्म को, ये वाली जो पूरी टर्म है इसको 2 टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कैसे, ये वाली टर्म बन जाएगी ग्रेडियंट फाई, साथ में हो जाएगा अपने पास डी आर वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, साथ में आई कैप, प्लस का डेल फाई अपॉन में डेल वाई, साथ में जे कैप, प्लस का डेल फाई अपॉन में डेल जेड, और साथ में क्या के कैप। एक ब्रैकेट तो मैंने ये बना लिया, दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा अपने पास प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा डॉट ही आएगा, प्लस नहीं आएगा क्या आएगा डॉट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ये डॉट हो जाएगा, और जो दूसरी टर्म है वो बनेगी क्या डी एक्स आई कैप, प्लस का हो जाएगा अपने पास डी वाई जे कैप, प्लस का हो जाएगा अपने पास डी जेड के कैप। ये हो जाएगा, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो वापस ये टर्म बनेगी आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन। तो मुझे पता है कि ये वाली टर्म क्या बन गई, देखो यहाँ पे ग्रेडियंट फाई, साथ में क्या था अपने पास डी आर वैक्टर था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाली जो टर्म है ये तो टर्म ऐसे की ऐसे, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि तीनों से फाई बाहर निकाल दूँ तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप,
प्लस का क्या हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड के कैप, ये वाली टर्म हो जाएगी। और यहाँ पे जो फाई है वो मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और ये क्या बन जाएगा डी आर वैक्टर। मुझे बताया कि डी आर वैक्टर यही था, पहले अपन ने मान रखा है कि डी आर वैक्टर क्या था। तो यदि मैं दोनों साइड से कंपेयर करूँ तो डी आर और डी आर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यदि मैं कंपेयर करता हूँ किसको, दोनों बोथ साइड को, तो यहाँ पे देखो कि यदि कंपेयर करता हूँ तो डी आर और डी आर यहाँ से कंपेयर करूँगा तो हट जाएंगे। तो ये वाला जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप, प्लस का डेल अपॉन में डेल जेड क्या हो जाएगा के कैप, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डी आर तो हट गया, यानी अपने पास हो जाएगा ग्रेडियंट फाई, और यहाँ पे फाई भी आएगा, ये हो जाएगा ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये पूरा का पूरा क्या होता है मुझे पता है कि क्या होता है, ये डेल होता है, तो ये क्या हो जाएगा डेल फाई। यदि मैं इस टर्म को डेल लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये डेल क्या हो गया अपने पास, कोई डेल ऑपरेटर हो गया, यानी इस डेल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अपने पास प्रूफ होता है कि यहाँ पे डेल क्या हो जाएगा अपने पास, डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप, प्लस का डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। तो यही अपन को प्रूफ करना था कि जो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू होती है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये होती है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, जो अपने पास प्रूफ हो गई है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल फाई है वो क्या है अपने पास, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। क्या लिख सकता हूँ कि जो भी अपने पास यहाँ पे जो डेल फाई आया है, तो देखो डेल फाई क्या है अपने पास, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बताता है, मैक्सिमम चेंज बताता है फाई का। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो अदिश फलन क्या था फाई, यानी फाई में जो मैक्सिमम चेंज बताएगा, मैक्सिमम चेंज बताएगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो जो मैक्सिमम चेंज बताएगा वही क्या होगा अपने पास, ग्रेडियंट होगा। तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ग्रेडियंट बोलता हूँ। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये अपना था डेरिवेशन। तो सबसे पहले तो अपन ने डिफाइन किया ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट के बेस पे, डायग्राम के बेस पे मैंने ग्रेडियंट को निकालना सिखाया कि किसी के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज कैसे निकालते हैं। तो ग्रेडियंट फाई की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है, तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी एन एन कैप, या डी फाई अपॉन में डी आर मैक्सिमम डॉट एन कैप। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये भी प्रूव किया कि ग्रेडियंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो एग्जाम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व, ये 3 डेरिवेशन ऐसे हैं जिसमें से एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में 100% आएगा। 100% लिखा के ले लो कि एक डेरिवेशन आएगा ही आएगा। तो आप तीनों डेरिवेशन में से तीनों डेरिवेशन ये कंप्लीट आपको तैयार करने हैं। तो ये मैं अपन ने आज ग्रेडियंट का किया है, इसे नेक्स्ट वाली क्लास में अपन आगे का करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।